मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे मेहमान हैं पुलिस ऑफिसर फूल और अंगार, इज्जत, राजा की आएगी बारात, दूध का कर्ज, कातिल जैसी फिल्मों के निर्देशक अशोक गायकवाड़। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। अशोक गायकवाड़ साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है मुझे याद सब है जरा जरा, यानी अब आपको अपनी यादों के पन्ने पलटने होंगे और हमें बताना होगा कि किस तरह का आपका बचपन था, आपको बचपन की क्या बातें याद हैं। बचपन देखिए, मैं आई एम फ्रॉम रॉयल फैमिली। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो कोल्हापुर जी। मेरा जन्म जो हो गया वो कोल्हापुर में हो गया और बस कोल्हापुर में से मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी पढ़ाई मतलब कोल्हापुर में ही हुई है। उसके बाद मैं बम्बई आया। कोल्हापुर तो मराठी फिल्मों का गढ़ माना जाता है, जिस तरह से मुंबई हिंदी फिल्मों का एक साम्राज्य है। कोल्हापुर में काफी मराठी सिनेमा बनता है। आपका झुकाव उस सिनेमा की तरफ हुआ था? यस। वो क्या हो गया था कि मेरे एक दोस्त है शशि जोशी करके, तो उनका कोल्हापुर में आज भी लॉज है। अच्छा। तो उस टाइम जितनी मराठी पिक्चर की जो शूटिंग हुआ करती थी, तो जितने मराठी आर्टिस्ट मतलब पुणे से बम्बई से आते थे तो उन्हीं के लॉज में रुकते थे। तो लॉज में बैठना उठना था। वो हमारा क्लासमेट था शशि जोशी, तो वहीं स्टडी करना वगैरह। तो उसके वजह से थोड़ा सा पिक्चर लाइन की तरफ में झुकाव हो गया था मेरा बचपन से ही। तो ऐसे मतलब कि शूटिंग देखने के लिए कभी कभी स्कूल में दांडी मार के किताबें वगैरह सब लॉज में रख के शूटिंग देखने के लिए जाते थे। स्कूल से गोल हो जाते थे? स्कूल से गोल हो जाते थे और शूटिंग देखते थे मराठी पिक्चरों की जाके जी। उस टाइम आनंद माने, दत्ता धर्माधिकारी, ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टरों की शूटिंग हुआ करती थी। तो शूटिंग देखते देखते मतलब जैसे स्कूल में था, हाई स्कूल में था, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था जी। तो हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे वहाँ जो गैदरिंग होता था, तो गैदरिंग के दौरान एक साल में एक ड्रामा बिठाया जाता था। डायरेक्टर थे ड्रामा के, वो गोविंद कुलकर्णी करके थे। मेरे स्कूल का नाम था न्यू हाई स्कूल कोल्हापुर। तो उस जमाने में मतलब एक लड़के ने लास्ट मोमेंट में बोला कि भाई मैं तो काम नहीं करूंगी, मेरे घर वाले ने मुझे मना कर दिया। तो हमारे गोविंद कुलकर्णी वगैरह डायरेक्टर थे, सब परेशान हो गए। 8 दिन के बाद मतलब गैदरिंग का शो था और मैं तो वही रिहर्सल जो होती थी जिसको तालीम बोलते, वो मैं अटेंड करता था उधर। तो ऐसी बात चल रही थी। तो मैं ऐसा दुबला पतला था, मेरी आवाज भी पतली थी। तो मैंने बोला उनको कि सर ये रोल मैं करता हूँ। तो सब हंसने लगे, बोले लड़की का रोल तू करेगा? बोला क्यों नहीं करूंगा, अगर आप करवाएंगे तो मैं करूंगा। तो बाद में उन्होंने हमारी थोड़ी सी हंसी मजाक उड़ाई, लेकिन बाद में उन्होंने तय कर लिया और मुझे वो रोल दे दिया। और वो रोल मैंने जब किया तो उस मेरे ड्रामा का नाम था अम्मलदार। मैंने माई साहब का कैरेक्टर किया था और वो 9 वारी साड़ी पहन के कास्टे वाली, और मैं हमारे जो स्कूल टीचर्स थे, लेडीज थे, उन्होंने सब गहने अपने अपने निकाल के मुझे गहने पहनाए थे। कम से कम उस टाइम 22 तोला दागिना मैंने पहनाया था। ओहो। और वो ड्रामा जब मतलब ओपन हो गया और मेरी जब एंट्री हो गई तो मतलब 6-7 मिनट तो खाली क्लैपिंग हो रही थी। क्या बात है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का जो ड्रामा था वो डायरेक्ट मैंने खुद किया था। उस टाइम से मतलब मुझे थोड़ा सा झुकाव इस लाइन में लगा। और मराठी एक्टरों के साथ तो मतलब मिलना जुलना तो था ही, बिकॉज ऑफ दैट शशि जोशीज लॉज। काम भी कुछ नहीं करता था, खाली शूटिंग देखता था और लोगों से घूमना, मतलब उस ड्रामा के और पिक्चर लाइन में काम करने लोगों के साथ घूमने का बड़ा शौक था। तो शौक करते 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 मेरे जो बड़े भाई है
मनोहर गायकवाड़, उनका ऑटोमोबाइल वर्कशॉप था बॉम्बे में, चेंबूर में, बहुत बड़ा। और उनके पास आरके स्टूडियो की गाड़ियां सब काम करने के लिए आया करती थी। तो ये कुछ मेरे ख्याल से 60 की बात होगी। तो बम्बई में छुट्टी में देखने के लिए आया था, 9th क्लास में पढ़ रहा था मैं। तो मैं वापस कोल्हापुर गया ही नहीं, यहीं के होके मैं यहीं रह गया। नाइट स्कूल में नाम डाला मैंने, और दिन भर मैं आरके स्टूडियो, और आरके स्टूडियो के बाजू में सीका स्टूडियो है, वहां जाके बैठता था। मैं बैठ के मतलब शूटिंग देखते 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 आहिस्ते आहिस्ते फिर मैं राज कपूर साहब की जो संगम पिक्चर थी जी, उसका आउटडोर था ऊटी में। तो एक लॉरी जा रही थी जिसमें एक छोटी सी लॉन्च जा रही थी, जिसमें उन्होंने वो महबूबा गाना जो पिक्चराइजेशन किया था, जी जी, वैजयंती माला और राज साहब। तो वो लॉन्च के लॉरी में बैठ के मैं ऊटी चला गया था। तो चुपके चुपके आप गए थे या नहीं, मतलब कंपनी की तरफ से मतलब बोल के गए थे कि लेके जा रहे करके। आई वॉज देयर, मतलब अनऑथोराइज वॉज असिस्टेंट, मतलब पानी पीना ला, सिगरेट ला के देना, कार्बन पेपर कंटिन्यूटी शीट में डाल के देना, जी, क्लैप धो के देना, ऐसे काम करते करते मैं आउटडोर करके वापस आ गया। वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे शौक तो था। तो मेरे बड़े भाई के वर्कशॉप में सब एक्टरों के एक्ट्रेस की गाड़ी काम करने आती थी। तो उस जमाने में जो कैमरामैन थे राधू करमकर, रिकॉर्डिस्ट थे अल्लाउद्दीन जी, इनका मेरे बड़े भाई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को बोला कि देखो, क्योंकि अशोक को अगर डायरेक्टर बनाना है आपको, और तो इसको आरके स्टूडियो में से निकाल दीजिए। बोले यहाँ 5 साल में एक पिक्चर बनती है। तो बोले बिगड़ जाएगा। तो फिर बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं आता था, क्योंकि मैं मेरा खाता पीता घर छोड़ के बम्बई में आया था। जी, तो मतलब मुझे कुछ उम्मीद थी। मतलब इसलिए- आपने ये तय कर लिया था कि आपको जिंदगी में एक चीज करनी है, वह लक्ष्य आपके सामने साफ या था। मेरे सामने मेरा लक्ष्य था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मुझे कोई एक्टर विक्टर बनने का शौक नहीं था। अच्छा, अब हमारा तो ये ध्येय है कि हम अपने श्रोताओं से इसी तरह से मुखातिब रहें और आपसे भी बातचीत जारी रहे, लेकिन ये वक्त एक गीत सुन लेने का है। आपको क्या लगता है कि कौन सा गाना आप समर्पित करना चाहेंगे? गाना मतलब मैं जैसे ड्रामा से प्यार करता था या डायरेक्शन से प्यार करता था, वैसे मैं अपने देश से भी बहुत प्यार करता हूँ। जी, और मैं वो लता भाई का गाना कभी भूल नहीं सकता हूँ, ये मेरे वतन के लोगों, वो गाना अगर आप बजाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा
जो शहीद हुए हैं इनकी, जरा याद करो कुर्बानी। अशोक गायकवाड़ साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप जब स्कूल्स में थे तब घूमने के लिए मुंबई आए और उसके बाद यहीं रह गए। आप जब कोल्हापुर में थे और जब आपका बचपन बीत रहा था, उस वक्त आपकी शरारतें किस तरह की होती थीं? एक शरारत तो हमें मालूम पड़ गई कि आप स्कूल से गायब हो जाते थे और शूटिंग्स में वक्त गुजारते थे। इसके अलावा और किस तरह की शरारतें आपकी होती थीं? मुझे तैरने का बहुत शौक था, तो ऐसे ही स्कूल में कभी दांडी मार के, वो पंचगंगा नदी करके है जी। जो कोल्हापुर में रिवर है, वहां जाके मतलब 3-3 4-4 घंटा हम तैरते थे दोस्त लोग। तो उस जमाने में मिस्टर ध्यानदेव गाडगिल करके हमारे नेबर थे, तो उन्होंने मुझे वो कैसे तैरना है, क्या करना है, वो सब सिखाया था। वो मेरे गुरु थे। अच्छा। और जब बारिश शुरू हो जाती है तो पंचगंगा नदी को, रिवर को पूर आता है, बड़ी बाढ़ आती है। अच्छा अच्छा। तो उसमें वो प्रयाग करके कोल्हापुर से 4 किलोमीटर पे है, वहां से 25 आदमी तैर के पंचगंगा नदी के वो कमान के अंदर से बाहर निकलने का ऐसा एक प्रोग्राम था। तभी मैं था कुछ 11 साल का। तो 11 साल में उन्होंने मुझे रेडी कर दिया। बारिश अपना नाम ले रही थी, बारिश हो रही थी और बहुत तूफानी मतलब बाढ़ आई थी, पूरा पानी भर गया था शहर के अंदर। और हम लोग पंचगंगा उधर गए और उधर जाके हम प्रयाग में जाके हम पानी में से, तो मुझे गुरु थे और बाकी लोग थे, उन्होंने मेरे सर पे पूरा ग्रीस लगा के पूरे मेरे बदन को ग्रीस लगाया था कि ठंडी लग जाए। और वो पानी में मैं बह के आया था और वो कमान के अंदर भौरे आते थे, तो भौरे कैसे तोड़ के मतलब उसके अंदर से निकलने का, अगर भौरा तोड़ नहीं सका तो सीधा आदमी अंदर जाता था। जी जी। तो ऐसा मतलब धोखा था। तो मेरे घर वाले को जब पता चला कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरे डैडी मम्मी बहुत परेशान हो गए थे कि ये बेटे क्या करने जा रहे करके। लेकिन तब तक तो हम पहुंच गए थे और हम पानी से, और पूरा कोल्हापुर जमा हो गया था वहाँ। और सब मतलब जो 25 आदमी थे वो मेरे पीछे थे और सबके आगे मैं था। और मैं जैसे वहाँ पहुंचा तो ऊपर जितने लोग खड़े थे उनको मैं दोनों हाथ निकाल के नमस्कार किया और मैं भौरा तोड़ के मतलब बाहर आ गया। और मैं जब किनारे पे आ गया तो मैं ऐसा मतलब कांप रहा था ठंड के मारे। पूरा ठंड के मारे, क्योंकि 3-4 घंटे से मतलब तैर रहा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो वो एक इंसिडेंस है कि मतलब याद है उस टाइम मतलब कोल्हापुर में मेरा पेपर में पहली बार नाम आया, मेरा फोटो आ गया जी। मुझे काफी मेडल मतलब वो लोगों ने दिया। उस दिन से लेकर मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कि मैंने तय कर लिया कि जो भी चीज अगर आदमी दिल में करना चाहता है और उसके अगर लगन से काम करे तो आदमी को एक ना एक दिन सक्सेस तो डेफिनेटली मिलता है। और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और शायद मुझे सक्सेस मिला है, मेरा नाम है, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया हुआ है, नहीं तो शायद आप बुला भी नहीं थे। मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से और आपकी इस कहानी से हमारे जो सुनने वाले होंगे, उनमें जो नौजवान होंगे जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी। हमें ये बताइए कि उन दिनों में आप किस तरह का सिनेमा देखते थे और आपके आदर्श कौन होते थे? उस जमाने में तो हम जब कोल्हापुर में, तब तो मराठी पिक्चर ही देखते थे भी, शांताराम जी की, जी, दत्ता धर्माधिकारी जी की, आनंद माने जी की। आनंद माने की तभी मतलब तमाशा प्रधान पिक्चर आती थी, सांगते आए का, 11-12 भानगड़ी वगैरह, ऐसे मराठी पिक्चर देखते थे। हिंदी मतलब जेमिनी की पिक्चर देवता वगैरह जो करके आती थी पुरानी, वो देखा करते थे। आस्ते आस्ते फिर पता चला कि भाई राज कपूर साहब की पिक्चरें अच्छी आ रही है, महबूब साहब की पिक्चरें अच्छी आई है। तब तक तो मतलब एकदम 17-18 साल उम्र में ही मैं बम्बई पहुंच गया था और हिंदी लाइन में प्रवेश कर दिया था, हिंदी पिक्चर लाइन में। तो फिर पिक्चर देखना शुरू कर दिया जी। लेकिन मैंने कभी इंग्लिश पिक्चरें देख के उसका रीमेक करने का या इंग्लिश की स्टाइल लेने का, ये मैंने कभी सोचा नहीं। क्योंकि उदाहरण तौर पे मैं आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो 40 साल से कैमरे चल के आए वही हम यूज कर रहे हैं। वहां तो 2 पिक्चर होने के बाद वो कैमरा कचरे में फेंक देते जी। उदाहरण तौर पे मैं बताता हूँ कि आपको, हम कश्मीर में शूटिंग में जाते हैं तो पूरा काम नहीं होता है, वापिस आते हैं तो हम सोचते हैं कि साहब की 2-3 सीन अभी करने हैं तो कश्मीर के बैकग्राउंड है, तो हमारे आर्ट डायरेक्टर को हम समझा देते हैं और वो हमारा इंटीरियर में सेट लगा देता है। और सेट लगा के जब हम शूटिंग करते हैं तो हमने जो आउटडोर किया हुआ है उससे मिलता जुलता सेट लगा के जब शूटिंग करते हैं तो देखने वाले लोग को, किसी को पता नहीं चलता है कि साहब ये सेट लगाया हुआ है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं याद सब है जरा जरा। और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म निर्देशक अशोक गायकवाड़।
गायकवाड़ साहब ये बताइए कि जब आपको ये सलाह दी गई कि आप राज कपूर के प्रोडक्शन को छोड़ दें और कोई और रास्ते पर जाएं, तब आपने क्या किया था? भाइयों को सलाह दी थी उन्होंने कि उसको दूसरी जगह काम पे लगा देंगे तो अच्छा रहेगा और ये बिजी रहेगा, काम करते रहेगा। तो हमारे वर्कशॉप में एक लक्ष्मण ठोमरे नाम के एक लाइटमैन थे राधू करम जी के पास, वो चेंबूर में ही रहा करते थे। तो वो हमारे गैरेज में आया करते थे, तो वो मुझे अच्छी तरह से पहचानते थे। वो बारसी के थे, सोलापुर के, और हम कोल्हापुर के थे। 100 मीटर्स का डिफरेंट था खाली जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको लगा देता हूँ। और उन्होंने महेश कौल, जो किसी ना किसी को गुरु लगता है जी, तो वैसे वो मेरे गुरु हैं, और मैं जब तक आदमी के जन्म में आऊंगा तब तक उनकी याद करते रहूंगा। तो लोगों का एक गुरु होता है, मेरे दो गुरु थे, महेश कौल और ज्योति स्वरूप जी। वो मामा भांजे थे दोनों, और मैं दोनों के पास मतलब एज ए असिस्टेंट करके मुझे काम पे लगाया उन्होंने। तो पहले दिन मैंने शूटिंग अटेंड किया आरके स्टूडियो में, दीवाना पिक्चर की। उसमें राज कपूर और सायरा बानू थे, और मैं नया था, मेरा पहला दिन था, मुझे काम का कुछ तजुर्बा नहीं था कि काम कैसे करना है, क्या करना है। और एक ललिता पवार जी एक्ट्रेस, उनका सीन चल रहा था कि वो एंट्री होती है और वो कटिया में से मतलब उठ राजू उठ करके बोलती है, और उठता नहीं करके चद्दर निकालती है तो वहाँ तकिया लगाया हुआ है, और वो विंडो की तरफ देखती है तो विंडो टूटा हुआ है। वो भाग गए और विंडो पे ट्रॉली चार्ज होती है। तभी ट्रॉली वगैरह कुछ अंदाज नहीं था कि ट्रॉली किसको बोलते, क्या बोलते। तो वहां जब महेश कौल जी, अब मुझे मालूम नहीं था क्योंकि महेश कौल जी के जो चीफ असिस्टेंट थे सुरेंद्र कौल जी, उनके कजन ब्रदर, और एक महाराष्ट्रन थे मिस्टर श्री आनेकर, ये दोनों चीफ असिस्टेंट थे। तो वो दोनों को मैं मिला था, तो मैं उन्हीं को दोनों को बॉस समझ रहा था, मुझे महेश कौल कौन है ये मालूम ही नहीं था। और जब वो देख रहे थे व्यू पॉइंटर से, और मैं उस साइड पे खड़ा था, और वो बता रहे थे कि थोड़ा सा कटिए इधर करना करके, और मैं उठा के 2 फीट इधर रखा, तो उन्होंने ऐसा देखा, बोले ओफो हाय राम मधुसूदन, ये किस भेड़ बकरियों के बीच में से पकड़ के लाया इसको, कौन है ये? तो चिल्लाया जोर से, तो मैं एकदम डर गया। तो मुझे लोगों ने बाजू में कर दिया, बोले भाई थोड़ा बीच बीच में जाया मत करो, थोड़ा टाइम है, थोड़ा पीछे रह के काम सीखा करो जी। लेकिन पहले से ही आदत थी आगे जाने की। तो मैं तो डर गया था कि ये कौन है, तो बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे बॉस है महेश कौल। तो उसके एक इंसिडेंस लाइफ में सर इतना बड़ा हो गया था मेरा, कि जिससे मुझे आगे जाने के लिए मिला, गुरु के चरण के पास जाने का जो मौका मिला, वो मौका ऐसा था कि सायरा बानू हीरोइन थी, और सायरा बानू अपने घर से मतलब गाड़ी में मतलब पैसे चुरा के लेके भाग रही है वो, और भागते भागते उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो गाड़ी चलाने के लिए मतलब सायरा बानू के शॉट्स लेने थे, तो सायरा ने जो बोला कि मैं तो गाड़ी नहीं चलाती हूँ, तो फिर प्रोडक्शन वाले को बोल के एक लड़की गाड़ी चलाने वाली बुलाया था। तो उसको सायरा बानू जी के कपड़े वपड़े सब पहन के वगैरह उसको खड़ा कर दिया था। तो वो गाड़ी जो थी शूटिंग के लिए लाई थी, वो विश्वजीत साहब जो हीरो थे उनकी गाड़ी लाई थी जी। 22 फुट लंबी गाड़ी थी। और जब वो लड़की को गाड़ी के पास लेके आए, शॉट रेडी किया, तो अल्ताफ नाम का ड्राइवर था उनका, बोला नहीं नहीं मैं इस लड़की को गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। बोले भाई हमारी शूटिंग रुक जाएगी। बोले नहीं नहीं, ये कोई एम्बेसडर फ्लैट थोड़ी है, बोले इसको शर्लेट टेम्पाला बोलते, ये गाड़ी मैं चलाने नहीं दूंगा इसको। तो वो मना कर दिया, तो शूटिंग प्रॉब्लम हो गया। तो उसको बहुत कन्विंस किया आधा घंटा, लेकिन वो मान नहीं रहा था, बोलता ये मेरी लक्ष्मी है। डिस्टर्ब होने के बाद क्या करे, तो त्यागराज पेंडरकर कैमरामैन थे कोल्हापुर के, और उनके पास जो असिस्टेंट था अजीत मोती वाले, तो वो मुझे जानता था। तो उसने जाके हमारे सेल का भी सब राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई, तो उनको बताया कि बोले आपके पास जो नया लड़का है एज ए अप्रेंटिस करके आया हुआ है असिस्टेंट अशोक गायकवाड़, वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, और वो अल्ताफ उसको जानता है अच्छी तरह से। तो उन्होंने वो अल्ताफ से बात किया, बोले हाँ ये तो हमारे मिस्त्री साहब का लड़का है, बोले भाई है, इसको दे देता हूँ चलाने, ये गाड़ी चला सकते हैं। और फिर मुझे एक आम के पेड़ के नीचे नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे, नीचे लेके गए सारे मेकअप मैन वगैरह, और मुझे पूरे उन्होंने सायरा बानू के कपड़े पहनाए और मुझे समझाया, लो एंगल लगाया था, तभी लो एंगल भी मालूम नहीं था, आज बोल रहा हूँ कि लो एंगल है, जमीन पे कैमरा रखा हुआ था, और मुझे बताया था कि ये कैमरा के यहाँ से मतलब ये व्हील लेके जाना है करके, गाड़ी वहां से लेफ्ट टू राइट पास करना था। तो मुझे समझाया, तो बोले तू बराबर जाएगा, बोले तू फिक्र मत कर, तू बार गाड़ी चलाता है मुझे मालूम है, लेकिन जो मार्क दिया उसी हिसाब से चला। तो मैंने फर्स्ट शॉट ओके दिया, तब जाके क्लैपिंग वगैरह हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैंने बहुत बड़ा काम किया, और सब लोग मेरे पास आए, किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने मेरे को एम्ब्रेस किया, और फिर मुझे वैसे ही ड्रेस में वो मेरे गुरु जो है महेश कौल, उनके पास लेके गए। ओ क्या बात करते हो, क्या नाम है तुम्हारा?
तो मेरा एक तकिया कलम था पहले से। मैं नाम जब बताता था, मुझे पूछता था कोई भी बड़ा आदमी, जी। तो बोलता था कि माय नेम इज अशोक मारुतराव गायकवाड़, आई एम फ्रॉम कोल्हापुर, आई एम नॉट ओनली घाटी, आई एम प्योर घाटी। ये हमेशा मैं बताता था उनको, क्योंकि मैं कोल्हापुर का हूँ, तो घाट में रहने वाले को घाटी बोलते हैं। घाट कोई का मतलब घाटी कोई कास्ट तो होती नहीं है। जी जी और मैं तो शन्नो कोई मराठा आदमी हूँ, राज खानदान का आदमी हूँ, रॉयल फैमिली का आदमी जी। हूँ, तो मुझे कोई गम नहीं था कोई काम करने में और कुछ करने में। उस दिन से आज तक मैं जो कौल साहब का मतलब मेरे गुरु का मैं जो राइट हैंड लेफ्टिनेंट बना, उसके बाद मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। अशोक गायकवाड़ जी, बहुत रोचक बातें आपसे हो रही हैं और कुछ बातें हम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मकाम है जहां हमें एक गीत सुन लेना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि मैं नास्तिक आदमी तो हूँ नहीं, आस्तिक आदमी हूँ। जी। मैं भगवान की हमेशा रोज पूजा करता हूँ और मुझे भजन वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक अनूप जलोटा जी का भजन है, वो अगर आप सुना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए सुनते हैं। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, 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 महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। शब्दों की ओर विशेष ध्यान दें। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया,
राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। अशोक गायकवाड़ साहब, आपने बताया कि आप महेश कौल जो कि एक नामी निर्देशक रहे हैं, उनके साथ असिस्टेंट हो गए थे। इसके बाद का सफर किस तरह चला? जब मैंने कौल साहब को ज्वाइन किया तब दीवाना और सपनों का सौदागर 2 पिक्चरें सेट पे थी। हेमा मालिनी जी की पहली पिक्चर थी, तो आई वॉज देयर 9th नंबर असिस्टेंट कम अप्रेंटिस। आस्ते आस्ते काम करते हुए 5-6 साल में मैं उनके पास सेकंड असिस्टेंट बन गया। फिर उनके जो भांजे थे ज्योति स्वरूप, जिन्होंने पड़ोसन परवाना पिक्चर जो अमिताभ जी की पहली पिक्चर थी एज ए एंटी हीरो, जिसमें मैंने भी रोल किया था और मैंने एज ए सेकंड असिस्टेंट करके काम भी किया था। वहां से मेरी लाइफ शुरू हो गई थी। महेश कौल और ज्योति स्वरूप जैसे लोगों से आपने क्या कुछ सीखा, हमें बताइए। सर, आज जो मैं हूँ आपके सामने बैठा हूँ, वो सब कुछ उन्हीं से तो सीख लिया हूँ। कि मतलब क्या है कि टेकिंग करना इज नॉट ओनली द डायरेक्शन। जी, डायरेक्शन को जैसे 4 दिशा होती है, वैसे चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कि आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, नए नए क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा कैरेक्टर आपके पिक्चर में आएगा उभर के, और उससे वो अगर चीज करवा के लेनी है तो वो कैसे कराना चाहिए, वो सारी चीजें डायरेक्टर को याद रखनी चाहिए। जब याद रखेंगे तभी आर्टिस्ट से वैसा काम करा के ले लेंगे। तो मैंने उनसे जो मतलब जो पहले जो श्री गणेशा होता है, क्लैप मारना, कंटिन्यूटी लिखना, डायलॉग कैसे देना करना, तो डायलॉग के बारे में थोड़ा सा मुझे लेट हो गए क्योंकि मैं मराठी आदमी था और हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर थी। जी, मतलब दरवाजा को दरवाजा बोलता था, आज नहीं बोलता हूँ। खून को खून बोलता था। तो उस टाइम मतलब मेरे को लोग जो समझाने वाले थे कि बोले बेटा ऐसा नहीं है, तो फिर मैंने हिंदी किताबें पढ़ना शुरू किया और फिर लैंग्वेज अवगत करने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे जब डायरेक्टर बनना है तो मुझे लैंग्वेज तो मेरी आनी चाहिए मुझे। जी, तो आजकल की जैसे फैशन है कि मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी, आजकल जो लड़के मतलब लाइन में आते हैं एज ए अप्रेंटिस या असिस्टेंट काम करने वाले, कि हर जगह पे माहौल इंग्लिश का है जी, और सब इंग्लिश में बात करते, क्यों करते मुझे समझ में नहीं आया। तो आप इंग्लिश पिक्चर ही बनाओ ना, आप हिंदी पिक्चर क्यों बनाते? तो कम से कम शुद्ध हिंदी बोलने के लिए तो सीखो आप। जब आप असिस्टेंट थे तो लगातार आपकी ये कोशिश रही होगी कि किसी तरह से आप निर्देशक की कुर्सी पर बैठ पाए, आप अपनी फिल्म बनाएं। मैं जब एज ए असिस्टेंट करके काम शुरू किया, बाद में कौल साहब की एज हो गई थी, कौल साहब के बाद में डेथ हो गई। लास्ट पिक्चर अग्नि रेखा की, तो वो पिक्चर खत्म होने के पहले ही मतलब 8 दिन का काम बाकी था और उनकी डेथ हुई। तो उस पिक्चर के एडिटर थे ऋषिकेश मुखर्जी जी। तो ऋषिकेश मुखर्जी को एनसीसीपी साहब प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने बोला कि साहब ये पिक्चर आप कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वो तो डायरेक्टर थे ही। तो हमको बड़ा मतलब दुख हो गया कि साला अभी तो ऋषिदा के असिस्टेंट्स है और वो काम करेंगे, हमको तो काम करने नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट में हमको जब पता चला, बुलाया उन्होंने ऋषिदा ने कि बोले नहीं नहीं भाई, कौल साहब के असिस्टेंट मेरे साथ काम करेंगे, उनको कहानी मालूम है, उनको कंटिन्यूटी मालूम है, मेरे असिस्टेंट क्यों काम करेंगे जी। तो फिर उन्होंने उनके साथ मैंने जो भी 10-12 दिन का शेड्यूल था वो किया। तो ऋषिदा की जो स्टाइल थी काम करने की, बहुत प्यारे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, और वो एक मौका मिला कि उनके साथ काम करने का, तो वो भी मतलब अच्छा लगा। तो ऐसे करते करते फिर मैं राज सिप्पी करके डायरेक्टर है, मेरे से उम्र से बहुत छोटे एनसीसीपी के लड़के, जिन्होंने पहली पिक्चर इनकार बनाई थी जी। तो उस टाइम आई वॉज इन कोल्हापुर। तो उनके डैडी ने मुझे टेलीग्राम भेजा था कि जल्दी आ जाओ करके। तो मैं आया, तो मुझे पता नहीं था, मैं राज सिप्पी जी को जानता था। तो उन्होंने भी गुलजार साहब के साथ एज ए असिस्टेंट काम करते थे, वो डायरेक्टर बने मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने बुलाया कि बोले भाई डड्डू, उनको डड्डू बोलते, तो बोले तुम्हारे डड्डू साहब अभी डायरेक्टर बन रहे हैं और तुमको एज ए चीफ असिस्टेंट काम करना है। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो मैं काम करना उनके साथ शुरू किया। तो पहली पिक्चर इनकार थी, जी। विनोद खन्ना, विद्या सिन्हा, अमजद खान। तो और मेरा सबके साथ मतलब अच्छा था। और मैं राज सीपी जी के पास जब काम करता था तो एक बोलते ना कि डायरेक्टर का राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो आई वॉज राइट हैंड लेफ्ट हैंड। आज के जमाने में चमचा बोलते लोग, कुछ भी बोले मुझे उससे, आई एम नॉट बॉदर, जी। लेकिन आई वॉज देयर राइट हैंड लेफ्ट हैंड। और मतलब जो भी काम है वो मुझे पूछने के बगैर वो करते नहीं थे। सारा काम का बोझ जो है ना वो मेरे कंधे पे रखते थे, कहे कि तुमको ये भी करना है। मुझे अशोक गायकवाड़ के नाम से नहीं, मुझे गायकी नाम से काफी लोग इंडस्ट्री में जानते हैं। तो गायकी तुमको ये भी करना है, गायकी तुमको ये भी करना है। तो जब वो पिक्चर खत्म होने को आई तो लास्ट 3 डेज का शूटिंग बाकी था उसका। तो क्या उनके दिमाग में आया राज सिप्पी के, शायद मेरी तकदीर बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट 3 दिन का पैचवर्क का शूटिंग करने दिया। तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ काम करता हूँ। उसके बाद इमीडिएटली के तलवार करके एक प्रोड्यूसर थे, उनकी पिक्चर बन रही थी बाजी। तो बाजी के अंदर धर्मेंद्र थे जी, रेखा जी थी और मिथुन मिथुन चक्रवर्ती जी थे, रंजीता थी। तो उन्होंने पहले से प्रोड्यूसर को बोला था कि ये डेटों में शूटिंग नहीं रखना, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और कुदरती शायद मेरा भला होने वाला था या मेरा तकदीर अच्छा था और उसी के बीच में वो प्रोड्यूसर को डेट मिली। प्रोड्यूसर सुबह सुबह उनके घर पे गए, बोले नहीं डड्डू शूटिंग तो होनी चाहिए, तुम सजेस्ट करो। बोले एक काम करते, बोले अपने स्क्रिप्ट राइटर ज्योति स्वरूप है, मतलब मेरे बॉस, मेरे गुरु ज्योति जी, बोले उनसे करा देते। या प्रयागराज जी है, उनके साथ भी एक काम चल रहा था, बोले प्रयागराज जी को करा देते। प्रयागराज तो मतलब डायरेक्टर है, ज्योति स्वरूप भी डायरेक्टर है। बोले वो मेरी शूटिंग क्यों करेंगे, अगर आपको शूटिंग करनी है तो मेरा जो एसोसिएट डायरेक्टर है अशोक गायकवाड़, वही आपकी पिक्चर की शूटिंग करेगा। अरे बोले डड्डू हम तो वही नाम लेने वाले थे, लेकिन हम डर के बारे नाम लिया नहीं। बोले वो तो लड़का कर सकता है। बोले ठीक है आपकी शूटिंग हो जाएगी। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया और फिर मैं शूटिंग के लिए गया। महबूब स्टूडियो में मेरा सेट लगा था, जैसे कश्मीर का उदाहरण दिया मैंने आपको, तो कश्मीर में हमारा आउटडोर का एक गाना छोटा सा बाकी रह गया था और एक हॉस्पिटल का सेट लगाया था। तो पता चला कि धर्म जी आ गए करके। क्या क्या है भाई पुत्र, क्या क्या करना है? बोला सर ये करना है। बोला नहीं नहीं मैं ये कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली वो गाना करूंगा, मैं निकल जा रहा हूँ, मेरे वो डबिंग है, मैं डबिंग में जा रहा हूँ। बोला नहीं सर आप धर्म जी आप ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरी लाइफ का। बोले तुम्हारी लाइफ का क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? बोला सर मैं इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर, मतलब मेरे को 10 दिन का क्लैश मिला और आपको ये शूटिंग आज कैसे भी करके खत्म करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि बड़े आर्टिस्ट को कोई हैंडल नहीं कर सकता। ओ नहीं नहीं तुझे फिक्र मत कर पुत्र, वो सबको मैं समझा दूंगा। बोला सर आप किसको किसको समझाएंगे, गलत है। लेकिन आखिर उन्होंने माना नहीं बात। तो फिर मैं रेखा जी के रूम में गया तो बोले कहाँ है डड्डू साहब? डड्डू साहब तो अमेरिका गए। तो उठ के खड़ी हो गई, बोले मैं क्या कर रही हूँ यहाँ फिर? तो बोले कौन कर रहे डायरेक्ट? बोले मैं कर रहा हूँ। तो शी एम्ब्रेस मी, बोले वेरी गुड, अच्छी बात है। तो मैं थैंक यू बोल के बाहर आया और फिर मुझे याद आया कि बोला नहीं रेखा जी से मुझे बात करनी चाहिए। तो मैं रेखा जी के पास दोबारा गया। बोला रेखा जी 2 प्रॉब्लम है। बोलो बोलो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करती हूँ। बोला एक प्रॉब्लम है कि मेरे को मोन्टाज में बोला आपको कम से कम 14-15 बार साड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बोला दूसरा प्रॉब्लम है धर्म जी का, धर्म जी कैसे जाते स्टूडियो के बाहर मैं देखती हूँ। आज अशोक गायकवाड़ डायरेक्शन कर रहे हैं, अशोक गायकवाड़ की शूटिंग खत्म करके ही जाएगा। तो इतने में मुझे रेखा जी ने बोला क्या शॉट है? बोला ये शॉट है। सेकंड शॉट क्या है? ये शॉट है। थर्ड शॉट क्या है? ये शॉट है। फोर्थ शॉट है। शी टेक माई एग्जाम कि मैं आई एम प्रिपेयर्ड या नॉट प्रिपेयर्ड। तो 5वां शॉट जब उन्होंने पूछा तो मतलब 5वां शॉट मैडम ये कि आप धर्म जी के बगल में बैठे हुए, धर्म जी की आंखें बंद है और आप इमोशनली आपके आंखों में आंसू आ गए और आपका एक आंख का आंसू नीचे गिरता है और उनके चिक पे गिरता है। आंसू इधर से गिरा तो कट टू क्लोज है कि जैसे आंसू गिरा तो फट से मतलब धर्म जी की आंखें खुल जाएगी। फिर दोनों का कमेंट शॉट। अरे बोले क्या बात है? धर्म जी को बोला लगता है आपको राज सीपी सेट पे नहीं है? तो ऐसे करके मुझे जो सपोर्ट किया और उस दिन मैं शाम के 6:30-7 बजे तक शूटिंग किया। ऐसे फिर मैं 10 दिन की शूटिंग किया और मेरा बॉस आया, मैं एडिट करके दिखाया तो बोले क्या बात है। कोई भी असिस्टेंट को इतना बड़ा मौका कोई बॉस अपना देता नहीं है और मुझे उन्होंने इतना बड़ा मौका दिया। और जब मैं डायरेक्टर बनने जा रहा था तो अपनी गाड़ी में बिठा के घर एक्टरों के पास कभी फिल्म सिटी कभी फिल्मिस्तान मुझे लेके जाते थे। आज भी मैं उनकी बॉस करके ही इज्जत करता हूँ। अशोक गायकवाड़ साहब बहुत अच्छी स्मृतियां आपने हमारे साथ बांटी हैं और बताया कि किस तरह से बाजी और इनकार फिल्म की शूटिंग्स में आपने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। बताइए अब आप कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं? तो इनकार का गाना है ना मुंगड़ा मुंगड़ा, जिसमें मैंने रोल भी किया हुआ है। हाँ। और गाना मैं हेलन जी डांस कर रहे उसके साथ मैं भी डांस कर रहा हूँ। वो गाना सुना दीजिए आप। मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता
मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रतिया, नहीं तो मैं ये चली। अशोक गायकवाड़ साहब, इस तरह से आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करने लगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से आपकी पहली फिल्म कौन सी थी और वो किस तरह से आपको मिली थी? सर, मैं राज सिप्पी जी के साथ जब काम शुरू किया तो खाली इनकार पिक्चर में खाली मैं चीफ असिस्टेंट था। बाकी जितनी पिक्चरें राज सिप्पी जी ने बनाई तो आई वॉज देयर एसोसिएट डायरेक्टर जी, नेक्स्ट टू डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, वो एसोसिएट डायरेक्टर करके सारी जिंदगी मैंने काम किया। और पहली पिक्चर मुझे दुलाल गुहा करके डायरेक्टर थे, तो उनकी कुछ झगड़ा हो गया था प्रोड्यूसर के साथ, तो वो पिक्चर छोड़ी भी पिक्चर। नीतू सिंह के साथ मैंने काम किया था, जितेंद्र नीतू सिंह के साथ छोरनी पिक्चर जो ज्योति स्वरूप जी ने की थी कंप्लीट, उसकी भी मैंने इंडिपेंडेंट शूटिंग की थी। तो नीतू सिंह जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो मैं वहाँ गया, मैंने बातचीत वगैरह किया। तो मैं मेरे बॉस को पूछने के बगैर तो काम नहीं करूँगा। उस टाइम मेरे दो बॉस थे, ज्योति स्वरूप और राज सिप्पी जी। तो मैं दोनों बॉस के पास गया, तो दोनों बॉस ने ये बोला कि भाई इतने बड़े डायरेक्टर है, उनकी छोड़ी हुई पिक्चर तुम क्यों करोगे? 4 दिन 8 दिन का काम करके तुमको क्या मिलने वाला है? पर ऐसा काम मत करो, तुम काम कर रहे हो हमारे साथ, काम करो, तुमको आज ना कल चांस मिल जाएगा। तो मैंने वो पिक्चर नहीं की और मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था, 2 लड़के आए, बोले ऐसे ऐसी बात है और एक आपको पिक्चर देना चाहते हैं हम। तो वो मिस्टर BL खेतान नाम के प्रोड्यूसर थे, उनके घर पे मुझे लेके गए। उनका भी वही प्रॉब्लम था, उनकी 11 रील पिक्चर बनी हुई थी और वो कंप्लीट करनी थी। मला नहीं सर, मैं तो अधूरी पिक्चर कंप्लीट कर लूंगा नहीं। फिर बीच में 3-4 महीने चले गए, तो स्ट्रगल लाइफ था। स्कूटर ले ली थी मैं, स्कूटर से जा रहा था उनके घर से, तो बाहर फुटपाथ पे खड़े थे वो, मतलब किसी की वेट कर रहे थे। तो मुझे देख के मुझे आवाज दे, बोला अरे रुको रुको रुको, मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। बोले कल सुबह 9 बजे घर पे आना, नया प्रपोजल बनाते आप। माय गॉड, वो जो बात सुनी मैंने, उसके बाद तो मतलब वो दिन मेरा कैसा गया, रात कैसी गुजर गई, कैसी कटी, मुझे कुछ पता नहीं। मैं सुबह जल्दी उठ के, उन्हें 9 बजे बुलाया था, मैं 8:15 बजे उनके घर में पहुंच गया था। तो दोनों बेटे मियाँ बीवी मेरे को बोले कि आपके पास कहानी है? बोला हाँ कहानी है। तो मेरी ज्योति स्वरूप जी की जो कहानी थी मेरे पास एक, वो कहानी मैंने सुनाई। तो वो कहानी में मतलब क्या था कि मतलब एक ही घर में मतलब फादर जज है, बेटा दूसरा वकील है, दूसरा बेटा इंस्पेक्टर है और तीसरा बेटा मवाली है। मतलब क्राइम भी घर में है,
और न्याय अन्याय भी है, सब कुछ मतलब एक ही घर में। ऐसी कहानी मैंने उनको सुनाई। तो बोले ठीक है, किसको लेना है? बोला संजय दत्त को लेना है। तो संजय दत्त के पास गए तो संजय दत्त घर से बाहर जा रहा था। बोले क्या गए कि क्यों? तो बोला ऐसा ऐसा प्रपोजल है। तो पैसे लेके गए थे 30,000 रुपया उस जमाने में। उसने इमीडिएटली लेटर साइन कर दिया। संजय दत्त इज माई वेरी गुड फ्रेंड। अच्छा। मैंने उसके साथ सर फिरा, उस पिक्चर का टाइटल था मेरा सर फिरा। 1986 31 जनवरी को मेरे पिक्चर का मुहूर्त हो गया। धर्म जी के हाथ से मुहूर्त किया था हमने। वहाँ मेरा वो लाइफ का पहला दिन था एज ए डायरेक्टर। मेरे पिक्चर का मुहूर्त था। तमाम पत्रकार लोग आए थे, तमाम फोटोग्राफर लोग आए थे, तमाम लोग गेस्ट आए थे। और मैं इतना इतना सा 1.5 फुट आदमी, सब मेरे तरफ देख रहे थे। मैं कैप लेकिन मैं पहले से पहनता हूँ। जब मैं अच्छा। असिस्टेंट था तब से कैप पहनता ये हूँ। आपका पुराना शौक ये रहा। मेरा पुराना शौक है। मतलब आप जो विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं, तो भले आप को हमारे श्रोता देख ना पाए, लेकिन आपकी आवाज के जरिए और आपकी इस बात के जरिए वो ये जान जाएंगे कि आप हमेशा ही एक हैट लगाए रहते हैं। लेकिन मैंने एक काम किया था, मैंने मेरे बॉस को छोड़ा नहीं था, राज सिप्पी को मैंने छोड़ा नहीं था। यहाँ जब मतलब डायरेक्टर बनता है आदमी तो इमीडिएटली अपना घर छोड़ देता है। मैं मेरी शूटिंग में स्टार्ट और कट बोलता था और जाके उनके पास एज ए असिस्टेंट करके काम करता था। 10-11 रील पिक्चर बन गई। और कुदरती मेरा बैड लक समझिए, कुछ समझिए कि मतलब कि मेरे दोस्त, मेरा जो आर्टिस्ट संजय दत्त, उसके मिसेस को ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसकी वजह से मेरा एक 20 दिन का शेड्यूल कैंसिल हो गया। बट मुझे कोई दुख नहीं हो गया क्योंकि वाइफ भाभी थी हमारी, वो अमेरिका चला गया। उसके बाद जब वापस आ गया वो, फिर वापस मेरी 2 महीने के बाद 20 दिन की डेट थी तो उसके लंग्स कोलैप्स हो गए, तो मेरा वो शेड्यूल कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर वापस मेरी 18 दिन की शूटिंग थी, उसमें उनके डैडी को, सुनील दत्त जी को जॉइंटिस हो गया। तो ऐसे कुदरती कुछ इंसिडेंट्स बनते गए और मेरी शूटिंग कैंसिल होती गई और मेरे पिक्चर को जो ब्रेक लगा वो ब्रेक ही लग गया। बाद में फिर प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम हो गई, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के बीच में कुछ वाद विवाद हो गए तो मेरी पिक्चर रुक गई। लेकिन मैंने मेरे बॉस को छोड़ा नहीं था, इसलिए आई वॉज बिजी। क्योंकि मेरा घर कौन चलाए, क्योंकि आई एम सेल्फ मेड मैन। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रगल लाइफ में जब भी मैं मतलब बेकार होता था तो रात को आई गॉट टैक्सी बैच, स्टिल आई गॉट टैक्सी बैच। और मैं मेरी टैक्सी रात को मैं तभी 10 रुपए मिलते थे एक नाइट के। रात को 7 बजे के बदले 9 बजे निकलता था क्योंकि लोग पहचानते थे मुझे। लेकिन मैं चला जाता था टैक्सी, सुबह 6 बजे तक चला के 9-10 रुपए कमा के मैं घर आता था। मैं चेंबूर में 28 नंबर बिल्डिंग है, सुभाष नगर, विश्व भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहां रहता था। 1 रूम 1 किचन, स्ट्रगल लाइफ थी जी। लेकिन आज जो कुछ मैं बना हूं, जो मेरे बॉस की मेहरबानी, ऊपर वाले की मेहरबानी, सबकी दुआ के साथ साथ मुझे अगर किसी ने साथ दिया है बनने में तो वो है मेरी अर्धांगिनी, मेरी मिसेस जी स्नेहा गायकवाड़, कि 80% उसका हाथ है मेरा डायरेक्टर बनने में। अच्छा। कोई आदमी जब सुकून से अपना घर चलाता है, अगर उसको कोई तकलीफ नहीं होती तो ये क्रिएटिव जॉब के लिए अपना भेजा चलेगा। तो ऐसे करके मतलब मेरी वो पिक्चर रुकी और मैं तभी सलीम अख्तर साहब की 2 पिक्चरें राज सिप्पी ने डायरेक्ट की थी। उसका नाम था लोहा और दूसरा था कयामत जी। तो दोनों पिक्चरों में आई वॉज एसोसिएट और दोनों पिक्चर की मैंने इंडिपेंडेंट शूटिंग भी की थी। उन्होंने अरेंज किया और सुमित प्रकाश मेहरा के थिएटर के अंदर वो ट्रायल रखी 7-8 रील की और उन्होंने मेरी सर मेरा पिक्चर देखी और उन्होंने बाहर आके बोला कि आपने काम तो गायकवाड़ साहब बहुत अच्छा किया हुआ है लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोले सुरेंद्र श्रीवास्तव इनको एज ए डायरेक्टर साइन करते हैं। वो मेरी लाइफ की पहली पिक्चर थी, मतलब पहली समझ लीजिए, पहली थी सर फिरा, लेकिन सेकंड पिक्चर जो पहली रिलीज हो गई वो पिक्चर का नाम है कातिल। टेक्निकली बहुत अच्छी बनाई थी। तभी भी एक इंसिडेंस हो गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सलीम अख्तर को एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने बोला था कि बोले ऐसे डायरेक्टर को लिया है कि उसको सिनेमा स्कोप का स्पेलिंग मालूम है क्या, सिनेमा स्कोप एंगल लगाने जा रहे हो। लेकिन बाद में जब मेरी पिक्चर कंप्लीट हो गई और मेरा गाना एक रिकॉर्ड हो रहा था तो लक्ष्मी पैरल महबूब स्टूडियो में, तो हम सलीम अख्तर जा रहे थे। तो सलीम अख्तर की दूसरी पिक्चर की शूटिंग मतलब एडिटिंग चल रही थी गुलजार साहब के एडिटिंग रूम में। वहां गए तो पूछा सलीम कहाँ जा रहे हो, डायरेक्टर ने पूछा। तो बोले मैं महबूब में जा रहा हूँ, मेरा गायकवाड़ साहब का गाना दिखाना है। बोले क्यों भाई, हमको भी तो दिखाओ। गाड़ी से डब्बे मंगाया और अपना काम बंद करके मेरा वो गाना लगाया, वही गाना जो कातिल में जो मान जाए घर वाले मान जाए, जो गाना मैं बोल रहा था वो गाना, और उसके साथ आगे पीछे सीन थे। और वो रील देखा और फिर वो डायरेक्टर उठ के खड़ा हो गया कि आई टेक माई वर्ड बैक। बोले ही नोज हिज जॉब, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर। वो उसने कोई बुरी चीज नहीं बोली थी, लेकिन उसके बोलने से मैं भी जिद करके काम किया कि मैं भी दिखा देता हूँ कि सिनेमा स्कोप क्या होता है और एंगल क्या होता है जी।
क्योंकि मेरे गुरु थे महेश कोल ज्योति स्वरूप, मैं कोई कच्चे गुरु का तो चेला था ही नहीं। सही बात। और टेक्निकली मैं राज साहब के साथ काम कर चुका था जी। तो मैंने भी तट के काम किया था। इसी बात पर सुनते हैं आपकी फिल्म कातिल का ये गीत। मान गए, मान गए, मान गए, मान गए, मान गए, अब घर वाले मान गए, मान गए, मान गए, मान गए, अब घर वाले मान गए। नफरत की टूटी दीवार अब हम खुल के करेंगे प्यार, अब हम खुल के करेंगे प्यार। मान गए, मान गए, मान गए, अब घर वाले मान गए। नफरत की टूटी दीवार अब हम खुल के करेंगे प्यार, अब हम खुल के करेंगे प्यार। मान गए, मान गए। तेरे मेरे प्यार की आई रुत बहार की, तेरे मेरे प्यार की आई रुत बहार की। पल में खत्म हो गई घड़ियां इंतजार की, अब ना करेंगे इंतजार, इंतजार खुल के करेंगे प्यार अब हम खुल के करेंगे। अशोक गायकवाड़ साहब, इस तरह से फिल्म बनाने का जो आपका सफर था वो कातिल फिल्म से स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ था। सरफिरा फिल्म फिर बन पाई थी? ना सर, फिर अब 5 साल के बाद बनी, कंप्लीट हुई। और 5 साल के बाद तभी वीडियो का जमाना भी आया था और उस जमाने में मेरी पिक्चर रिलीज हो गई, उसका 98% फर्स्ट वीक था। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म निर्देशक अशोक गायकवाड़। अच्छा, कातिल के बाद कौन सी फिल्म शुरू की थी आपने? कातिल के बाद मैंने दूध का कर्ज बनाई जी। सलीम अख्तर की। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक ही प्रोड्यूसर की लाइन से 7 पिक्चर बना चुका हूँ ओहो। और 7 में से मेरी 6 पिक्चरें सिल्वर जुबली है और एक पिक्चर 100 डेज है और उनका नाम है सलीम अख्तर, जिनकी मैंने कातिल बनाई। कातिल के बाद मैंने दूध का कर्ज बनाई, दूध का कर्ज के बाद मैंने इज्जत बनाई, इज्जत के बाद मैंने पुलिस ऑफिसर बनाई, पुलिस ऑफिसर के बाद मैंने राजा की आई की बारात बनाई, उसके बाद फूल और अंगार बनाई। और दूध का कर्ज का मराठी वर्जन उपकार दुधाचे, वो डबल नेगेटिव थी, एक शॉट मराठी का लेता था, एक शॉट हिंदी का लेता था। अच्छा। ऐसे 7 पिक्चर मैंने बनाई और 8वीं पिक्चर का मेरा काम चालू है। मैं बहुत द्विधा परिस्थिति में था। दूध का कर्ज मैंने जब शुरू किया कि दूध का कर्ज अगर आपने पिक्चर देखे होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिक्चर में 2 हीरो थे, उसमें एक था जाकी श्रॉफ और दूसरा हीरो था वो स्नेक। जो स्नेक है वो बड़ा भाई होता है और जाकी श्रॉफ छोटा भाई होता है। और थ्रू आउट दोनों हीरो थे पिक्चर के अंदर, और थ्रू आउट मतलब सांप के साथ कैसे काम करना है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मैं दुनिया में किसी को नहीं डरता था, खाली सांप को डरता था। ओहो। और मैं इतना डरता था कि सांप के नाम से भी मुझे रात को ख्वाब आते थे, मैं रात को उठ के बैठता था। अच्छा। और मेरे ऊपर ये नौबत आ गई ये पिक्चर करने की। बहुत बड़ा सेट लगा था फिल्मिस्तान स्टूडियो में और मेरे शूटिंग में मेरा क्लाइमेक्स था जी। और 1000 स्नेक्स थे। हैदराबाद, सातारा, कराड़, पुणे और बॉम्बे, यहाँ से 25 सपेरे काम कर रहे थे। दोपहर का लंच टाइम हो गया था। लंच में मैं कभी बाहर जाता नहीं था, मैं सेट पे बैठा रहता था। मेरे कैमरामैन की वही आदत है, अनवर सिराज, वो भी कभी बाहर नहीं जाते थे। और मैं बैठा हुआ था और मैं लंच के बाद जो काम करना है वो पैड लेके मैं स्टडी कर रहा था और सडनली मेरे सामने ऐसे थम करके स्नेक आ गया। तो मैं इतना डर गया, मैं उठ के भागा तो वो आदमी मेरे पीछे लगा। तो वो आदमी कौन था? संजय दत्त। वो बाजू में शूटिंग कर रहा था और मैं ऐसा जब मार के गिरा। उसके बाद फिर भी वीरू देवगन थे, तभी वीरू देवगन बोले नहीं, तेरा अभी स्नेक का ये डर निकालना पड़ेगा तेरे को। बोले क्या कर रहे तू?
स्नेक क्या करता है, बोले सबके दांत निकाले। अरे दांत निकाले तो भी वो पना मार देगा तो साला ब्लड निकलता है। बोला देखा मैंने शूटिंग में। बोले नहीं नहीं डरने का नहीं। वो नेक्स्ट डे नागपंचमी थी तो मुझे वीरू देवगन साहब ने बोला कि बोले एक काम करो, घर का दूध मंगा के लिए। फिर सुबह में दूध लेके आया, फिर सब नागों को निकाल दिया, सबके सामने रखा और वो पूजा विजा किया और उसके बाद काम शुरू किया। उस दिन से जो डर निकला है वो आज तक डर नहीं है। उसके बाद फिर पूरे मेरे फोटो भी निकाले उन्होंने उस टाइम कि मेरे पूरे बदन में सांप ही सांप है और मेरे फोटो निकाले हुए हैं। अरे वाह। तो वो क्रेडिट गोज टू संजय दत्त। संजय दत्त अगर मेरे पीछे सांप लेके नहीं भागता तो शायद मेरा डर नहीं निकलता। अब यहाँ ये मौका है कि हम इसी फिल्म का कोई गीत सुन लें। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, आग लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस दिल में अरमान जगे, साहिल पर तूफान जगे, इस दिल में अरमान जगे, साहिल पर तूफान जगे। तूफानों में डूब न जाए, तूफानों में डूब न जाए, हम दिल जाने, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। अभी मैं बहुत दिनों के बाद मतलब फर्स्ट टाइम मैं एक सीरियल करने जा रहा हूँ। मेरे प्रोड्यूसर है मिस्टर नीलेश मल्होत्रा करके। तो वो कहानी में का टाइटल है परछाइयाँ और उसमें कहानी है 1947, जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया उसी दिन से कहानी शुरू होती है। वो 2003 तक चलेगी। अच्छा। 55 साल की कहानी है। लेकिन हमारी कहानी के अंदर हिंदू मुसलमान जब पार्टीशन के पहले एक साथ रहते थे, हजारों साल साथ में रहते थे, तो आज क्यों नहीं रह सकते? जो अंग्रेज लोगों ने आके हमको हमारा प्यार में जो जहर मिला दिया और हमको दोनों को अलग कर दिया। कि हिंदू मुसलमान आपस में कितना प्यार करते थे, कैसे कंधे से कंधा लगा के मतलब रहते थे एक दूसरे के लिए। मतलब सगा भाई नहीं करेगा लेकिन बाजू वाला मुसलमान है तो करेगा और हिंदू है तो वो उसके लिए करेगा जी। और ये 15 जुलाई से मेरी शूटिंग शुरू हो रही है और वो कहानी मेरी पेशावर से पाकिस्तान से शुरू हो रही है। इसलिए मैं भोपाल, आगरा या लखनऊ तीनों में से एक जगह लोकेशन जाके देख के वहां से कहानी शुरू करके ऐसे ऐसे अमृतसर से मैं दिल्ली आऊंगा और दिल्ली से फिर मेरी फैमिली ड्रामा शुरू होके मैं कनाडा चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस सब्जेक्ट के लिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपकी किसी फिल्म का काम नहीं चल रहा होता है और आपके पास फुर्सत के चंद लम्हे होते हैं तब आप क्या करते हैं? मेरे बच्चों से बात करते रहता हूँ, मेरी बीवी से बात करते रहता हूँ और जब उसके बाद भी टाइम मिलता है तो मैं नई नई किताबें पढ़ता हूँ जी। मैं स्क्रिप्ट नहीं किसी ने पढ़ने दी तो पढ़ लेता हूँ। मतलब मेरा काम मतलब 2 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर अपना काम का चालू रहता है और एक कंप्यूटर अपना बाकी का काम करता है जी। और मैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे तब तक मैं काम करते रहूंगा। यही भगवान के पास मतलब मैं दुआ करता हूँ कि मुझे
उस दम तक मतलब काम करने का मौका दे दी। अशोक गायकवाड़ साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी बहुत सारी यादें बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं से बांटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे जैसे छोटे आदमी को यहाँ बुला के आपने जो बड़प्पन से मुझे जो मतलब बोलने का मौका दिया, इसलिए विविध भारती के पूरे स्टाफ को मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा और मेरे श्रोताओं का भी शुक्रगुजार रहूंगा। दोस्तों, ये थे फिल्म निर्देशक अशोक गायकवाड़ जो अपने जीवन की बीती यादें हमसे बांट रहे थे। इनसे बातचीत मैंने यानी यूनुस खान ने की और अब उन साथियों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंस दिनेश दाभोलकर, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर और उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटेशन यूनुस खान और कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन महेंद्र मोदी और इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर थी शकुंतला पंडित। मुझे याद सब है जरा जरा।